सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वीक 2 स्टैटिस्टिक्स 2 के एक्टिविटी क्वेश्चन। सो एजेंडा सेम रहने वाला है, हम करेंगे एक्टिविटी क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले पेन निकाल लेता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। सो कुछ स्टेटमेंट दी है। सो ऑब्वियसली हमें पता है इंडिपेंडेंस की क्या कंडीशन होती है, जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। सो जॉइंट कैसे लिखते हैं, एफ एक्स वाई ऑफ T1, T2 इक्वल टू मार्जिनल कैसे लिखेंगे, x का पहले लिखो y का पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ना भाई, सही कह रहा हूँ। सो ऐसे लिखते हैं, सही है। अगर x वैल्यू T1 ले रहा है, सो T1 की जो रेंज होगी वो बिलोंग करेगी Tx से, और y वैल्यू T2 ले रहा है, सो T2 की जो रेंज होगी वो बिलोंग करेगी Ty से। सो ये कंडीशन अगर हर पॉइंट के लिए, ऑल द पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है तो इंडिपेंडेंस होगा, नहीं तो डिपेंडेंट होगा। सो यहाँ लिखा है अगर नॉट इक्वल टू है फॉर सम T1 बिलोंग्स टू दिस एंड आर डिपेंडेंट। सो अगर नॉट इक्वल टू है तो ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे, है ना। फॉर सम नहीं, वैसे फॉर ऑल होना चाहिए था, बट ठीक है, मतलब सही है, कंसिडर कर सकते हो इसको, आप टिक करना। वैसे तो फॉर ऑल लिखा रहना चाहिए था अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती, बट ठीक है, फॉर सम T1 के लिए हम चला लेंगे क्योंकि ये आंसर करेक्ट दिया है, ठीक है। और सेकेंड वाले में क्या बोला है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर सम T1, सो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। नहीं, ये कंडीशन हर चीज सबके लिए सेटिस्फाई होने चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे हमारे एक्स और वाई के, उन सबके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ फॉर ऑल लिखा है तो ये वाला सही होगा। और लास्ट में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू T1 है, वाई टेक्स वैल्यू T2, क्या ये है एफ वाई ऑफ T2 के बराबर। तो जब इंडिपेंडेंट होता है हमारे वेरिएबल एक्स और वाई, तो एक्स के होने या ना होने से वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एफ वाई ऑफ T2। सो ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसको आप कंसिडर कर सकते हो, वैसे तो फॉर ऑल होना चाहिए था, बट ठीक है, चला लेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें जॉइंट टेबल दे रखा है। सो और एक के है, तो सबसे पहले एक के निकाल लेते हैं। सो सबको अगर मैं ऐड करूं सो ये जाएगा 1/8, 1/16 प्लस 1/16 1/8, 1/8 एंड 1/8 विल बिकम 1/4, 1/4 1/4 हो जाएगा 1/2, यहाँ 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा k प्लस 1/8, सही है। तीनों को ऐड करके इक्वल टू 1 डाल दो क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगी। सो 3/8 प्लस 1/8 4/8, दैट इज 1/2, एंड 1/2 इज 1, सो 1 प्लस k इक्वल टू 1, सो k वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने थोड़ा सा मन में कर लिया। सो k की वैल्यू निकल गई है। अब हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दैट f x1 x2 ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू f x1 ऑफ 1 एंड f x2 ऑफ 2। सो जॉइंट कैसे निकालते हैं, जॉइंट आपको सिर्फ टेबल से देखना है। तो 1, 2 पे, सो x1 जो T1 है वो वैल्यू ले रहा है 1 और T2 वैल्यू ले रहा है 2, सो ये वाला पॉइंट है, सो ये आ रहा है 1/4, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। अब fx1 कैसे निकालेंगे, अब तो आप लोग थोड़े से वेटरन हो चुके हो, तो अब आपको ये आता है कि सिर्फ ये वाला कॉलम हम ऐड कर देंगे जहाँ पे x T1 वैल्यू ले रहा है तो वो फिक्स हो जाएगी, और T2 उसकी सारी वैल्यू ले सकता है रेंज में, तो T2 वैल्यू लेगा 1, 2, 3, सो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। सो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 1/2, सही है। सो जो fx ऑफ 1 है, fx1 ऑफ 1 है वो है 1/2। अब fx2 ऑफ 2 देख लेते हैं। सो fx2 में आपको कुछ नहीं करना है, x2 को s2 फिक्स कर देना है, x1 रेंज करेगा, वेरी करेगा उसकी रेंज में, दैट इज 1, 2 और 3 में। सो ये 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, सॉरी, सो ये हो जाएगा टोटल 1/2। सो यहाँ आप लिखोगे 1/2, सो बोथ साइड 1/4 आ रहा है, सो ऑब्वियसली दिस कंडीशन इज करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, f x1 x2 ऑफ 1, 3, ठीक है। f x1 x2 ऑफ 1, 3 इज इक्वल टू f x1 ऑफ 1 इंटू
f(x2) ऑफ 3, ठीक है। सो आ जाओ ये देख लेते हैं। सो 1,3 पे क्या वैल्यू आ रही है? सो 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो k आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड तो 0 आ रहा है, राइट देख लो। fx1 ऑफ 1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली रेंज। x1 को 1 फिक्स करा, x2 को सारी रेंज में वेरी करा, तो ये आ रहा था 1/2। और fx2 ऑफ 3 हम यहाँ से देख लेंगे। सो fx2 ऑफ 3 तो ये वाली वैल्यू है। सो इनको वेरी करेंगे t1 को। सो ये तीनों को ऐड कर देंगे। सो ये आ रहा है 1/8 प्लस k। सो k की वैल्यू 0 है तो 1/8 आ जाएगा। सो दिस टेल्स अस दैट 0 इज नॉट इक्वल टू 1/16। सो ऑब्वियसली ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर एक भी हमारी इंडिपेंडेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम नहीं बोल सकते कि वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम थोड़ा सा जूम इन कर लेने दो मुझे। सो यहाँ दे रखा है दैट x एंड y भी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट से आपको एक ही चीज आना चाहिए, जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। यूज हो नहीं हो पर ये याद जरूर आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ हमें दे रखा है f(x) गिवन y इक्वल टू t2। आई होप विजिबल, तो वैसे मुश्किल है बट इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। तो ये दे रखा है 0.02 और pmf मार्जिनल pmf दे रखा है y का, दैट इज fy ऑफ t2, ये दे रखा है 0.6, है ना। फॉर ऑल t2 बिलोंग्स टू ty एंड दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट मार्जिनल ऑफ t1। सो जब हमारे x और y वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं तो y के होने या ना होने से x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये एज इट इज लिखा है f(x) ऑफ t1, ठीक है। ये मैं ऑब्वियसली लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेट द रैंडम वेरिएबल x एंड y बी इंडिपेंडेंट। सो दे आर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक वैल्यू 1 2 3। सो x वैल्यू ले सकता है 1 2 3 और y भी वैल्यू ले सकता है 1 2 3, ठीक है। सो ये वैल्यूज x और y ले सकते, सॉरी एंड 1 2, सॉरी। सो y की रेंज है 1 2, माफ कर देना भाई। सो y की रेंज है 1 2 और x की रेंज है 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। हमें मार्जिनल ऑफ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 दिया है, जो कि है 1/4, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हमें दी है और हमें मार्जिनल ऑफ y दिया है एट 2, ठीक है। सो ये है 2/5। तो आओ सब में मार्जिनल ऑफ 1 और 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों है 1/4। सो ये 2/10 है 1/10 और 1/10 और 1/10 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/10। सो ये हो जाएगा 2/10 दैट इज 1/5, ठीक है। 2/10 1/5, हाँ करेक्ट। सो ऑब्वियसली ये हमारे 1/4 से मैच नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट कर दो। अब इसको देख लो, तो 3 + 1 4/10, 4/10 होगा 2/5, ठीक है। सो 2/5। सो हमारा x1 क्या है? हमारा f(x1) ऑफ 1 है 1/4। सो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे जाओ। सो इसको लिख सकते हो आप 4/20 और 4 + 3 7/20 हो जाएगा ये। सो 7/20 और 1/4 में कोई मैच नहीं है, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2/20। सो 2 + 3 5/20, 5/20 इज 1/4। हाँ, तो यहीं से हमारा ऑप्शन निकल गया। बाकी आप सब ये कंडीशन रख के वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। बाकी एक कंडीशन चेक करने से हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एक्टिविटी 2.2, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ मल्टी रैंडम वेरिएबल पर ये बेस्ड है। सो अब हम इसको देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम आउट कर लेने दो मुझे, सो दैट हमारे पास जगह हो। सो ये क्या बोल रहा है? x1, x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, और ये एक कंडीशन दी है हमें, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस के लिए क्या कंडीशन है? जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। सही बात है, पेंडेंस, हाँ ठीक है। सो जो भी हमारा, ये देखो ऐसा लिखा है x1 x2 गिवन x3 इक्वल टू t3, ठीक है।
दिस टेक्स वैल्यू t1, t2। सो अगर ये तीनों वेरिएबल x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट है म्यूचुअली, या तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो x3 के होने या ना होने से हमारे x1 और x2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका जॉइंट ऐसा लिखा जाएगा एज x1, x2 ऑफ t1, t2। और इसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल आपको लिखते आता ही है, fx ऑफ t1 इंटू fx2 ऑफ t2, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये x3 के होने या ना होने से हमारे कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड वाला सिमिलर है, अगर x3 के होने या ना होने से हमारे x1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो ये हो जाएगा fx ऑफ t1 इज इक्वल टू fx ऑफ t1 इंटू fx ऑफ x2 ऑफ t2। बट ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ fx1 ऑफ t1 है, हमारे पास fx2 ऑफ t2 है। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, अगर x1, x2 और xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन x1, x2 एंड x3 नीड नॉट बी इंडिपेंडेंट। नहीं, अगर सारे हमारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, सो कोई भी आप उनके सबसेट ले लो, आप x1, x2 ले लो, आप x2, x3 ले लो, आप x1, xn ले लो, x10, xn, x1, x2, कोई भी सबसेट उनका ले लो तो वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। नीड नॉट बी इंडिपेंडेंट लिखा है इसलिए ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ xi विल बी इंडिपेंडेंट। सो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आई होप यही आंसर है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 2 सॉरी। सो ये हमने लेक्चर में भी करा था, फिर से एक बार कर लेते हैं। x1 to x10 IID है, सो मैं किसी भी x कंसिडर कर सकता हूँ या x1 कंसिडर कर सकता हूँ। ज्योमेट्रिक दिया है तो ज्योमेट्रिक के अंदर क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन 10 हो। सो हम एक बार x1 को ग्रेटर देन 10 कर सकते हैं, दूसरी बार x2 को, किसी बार x10 को, किसी बार x5 को। सो मैं सिर्फ एक वेरिएबल का निकालता हूँ और उसको रेस्ट टू द पावर 10 कर देता हूँ। यही हमारा फायदा है IID होने का। सो एक बार x1 बड़ा होगा, एक बार x2 बड़ा होगा, एक बार x3, ऐसे x5 और x10, कुछ भी एक बार सबकी बारी आएगी, ठीक है। अब क्या है, इसका फॉर्मूला मैं डिराइव कर चुका हूँ तो मैं उसको वापस डिराइव नहीं करूँगा। सो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस p रेस्ट टू द पावर k, और यहाँ रेस्ट टू द पावर 10 पहले से तो वो तो आएगा ही। सो k क्या होता है, p g ऑफ p ग्रेटर देन k। सो k ये वाली वैल्यू होती है, हमारे पास यहाँ वो वैल्यू 10 है। और p क्या है, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि गिवन है 1/5। सो 1 माइनस 1/5 रेस्ट टू द पावर 10, और इसके भी रेस्ट टू द पावर 10। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो ये हो जाएगा 4/5 रेस्ट टू द पावर 10, और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 100। सो ये हो जाएगा 8/10 दैट इज 0.8 रेस्ट टू द पावर 100। सो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में कवर किया है इसलिए यहाँ क्विकली सॉल्व कर दिया है। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई अंटिल 6 अपीयर्स। तो हम जब तक डाई रोल करेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता। x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम डाई इज रोल्ड। तो जितने बार डाई रोल किए उसको x डिनोट करता है। सपोज 6 डज नॉट अपीयर अंटिल द 6th रो। सो 6 अपीयर नहीं कर रहा है अंटिल द 6th रो। तो 6th रो के बाद आएगा हमारा, उसके बाद कभी भी आ सकता है, या तो 7th पे आ सकता है, या 8th पे आ सकता है, 9th पे, या बहुत उसके बाद में आए। सो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल अपीयर आफ्टर द 8th थ्रो। सो आफ्टर द 8th थ्रो का मतलब 9th पे भी आ सकता है या तो इन्फिनिटी पे भी आ सकता है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x शुड बी ग्रेटर देन 8। x ग्रेटर देन 8 का मतलब जो हम नंबर ऑफ डाई रोल कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 8 है, मतलब हमारा 6 अभी तक 8th रोल तक नहीं आया है। गिवन दैट 6 डज नॉट अपीयर अंटिल द 6th रो। तो 6 अभी 6th रो तक हमारा आया नहीं है, ये कंडीशनल हमें दिया है, तो ये भी लगाना ज़रूरी है। सो इसका मैं ऑब्वियसली आपको लेक्चर में करवा चुका हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m प्लस n गिवन x ग्रेटर देन m। सो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू दिस, ठीक है। सो ऊपर मैं लिख सकता हूँ, ये ऑब्वियसली मैं लेक्चर में करवा चुका हूँ तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ। 6 + 2 गिवन x इज ग्रेटर देन 6। सो इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है कि हमारे सेकंड थ्रो के बाद हमारा 6 आना चाहिए, या तो वो 3rd पे आए या 4th पे आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। सो x ग्रेटर देन 2 तो 2 टू इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा, सो वो तो बेकार आइडिया है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। ये अच्छा आइडिया होगा क्योंकि हमें बहुत कम वैल्यूज रखना पड़ेगा, सही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे तो कैसे ही आ सकता है, अगर आपने डाई ही रोल नहीं करा तो उस पर 6 कैसे आएगा, सही बात है ना। सो x इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकते, तो x इक्वल टू 1 आएगा, और लेस देन इक्वल टू है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 भी आएगा, ठीक है। सो ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब आपने पहला डाई रोल करा और उसी पे 6 आ गया, तो इस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और ये p x इक्वल टू 2 क्या बताता है कि आपने 2 डाई रोल करे, तो फर्स्ट पे ऑब्वियसली नहीं आया होगा, तभी आपने सेकंड डाई रोल करा, तो फर्स्ट पे अगर नहीं आया है तो बाकी 5 टर्म आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, और सेकंड डाई पे आ गया जब भी आप रुके हो, तो इस पे 6 आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। हमारा काम पूरा कब होगा, जब हम दोनों डाई रोल कर लेंगे, सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 5/36, 5/36, तो इसको लिख सकता हूँ 6/36 प्लस 5/36, तो ये हो गया 11/36। सो 1 माइनस 11/36, सो दिस वुड बी 25/36, और इसको आप लिख सकते हो एज 5/6 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर ऑप्शन। सो अब हम एक्टिविटी 2.4 पे आ जाते हैं और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। सो मोस्टली हमें टेबल फॉर्म में दिया रहता था, यहाँ ऐसे करके दिया है, और हमसे पूछिए रेंज ऑफ वाई। सो वैल्यू ऑफ एक्स हम पुट कर करके देख लेंगे कि वाई क्या आ सकता है। सो वाई एट एक्स इक्वल टू -2, ठीक है। सो यहाँ बस पुट कर दो, सो ये हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 1, और -2 हो जाएगा -4, ठीक है। सो हो जाएगा -8, और सॉरी माइनस प्लस 4 2 8, 8 3 24, सो दिस विल गिव यू 24, ठीक है। y एट x इक्वल टू -1, ठीक है। आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ सारा, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 - 1 और 1 - 2 से 1 - 1 ऑब्वियसली 0 कर देगा, तो ये तो 0 ही होने वाला है। y एट x इक्वल टू 0, सो 0 आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट इसको 0 लिख दे रहा हूँ। y एट 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 समझ लेना वो आप। सो 1 इंटू 1 - 1 इंटू 1 - 2, ये अगेन 0 हो जाएगा, और y एट 2 निकाल लेते हैं हम, जो कि होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1, और 2 - 2 अगेन 0 हो जाएगा, सो ये भी हो जाएगा 0। सो क्या क्या वैल्यूज आ रही है, या तो 0 आ रहा है या तो आ रहा है 24, सो यही दो वैल्यूज पॉसिबल है। सो 0 और 24 विल बी योर आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता देना भाई कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और अब सेकंड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। सो इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 24 कहाँ आ रही है। सो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 24 आ रही थी एट x इक्वल टू -2, सो ऑब्वियसली एट x इक्वल टू -2 आ रही है, और x इक्वल टू -2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है 0.1, सो आंसर हो जाएगा हमारा 0.1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं अब। सो अब हमें ये दे रखा है कि ज्योमेट्रिक जो है वो x एक वेरिएबल है जो ज्योमेट्रिक p फॉलो कर रहा है, और वो या तो इवन नंबर हो सकता है या तो ऑड नंबर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। या तो क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। सो हमें इसकी रेंज बतानी है। सो ज्योमेट्रिक की आप पहले तो मेरे को रेंज बताओ। ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड फॉर फर्स्ट सक्सेस। तो आपको जब फर्स्ट सक्सेस चाहिए, या तो वो फर्स्ट टर्म पे आ सकती है या तो इन्फिनाइट टर्म पे आ सकती है, सही बात है। सो मिनिमम आपको एक ट्रायल तो चाहिए। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या होगा, 1, ठीक है। सो अब हम यहाँ वैल्यू तो रख पाएंगे कम से कम उसके कारण। सो एफ ऑफ अगर मैं 1 कैलकुलेट करूँ, सो 1 इज एन ऑड नंबर, सो ये क्या फॉलो करेगा, x + 1/2, सो दिस इज 1 + 1/2, दिस विल गिव यू 1। अब एफ ऑफ 2 निकालूँ, सो ये है हमारा इवन नंबर, सो ये फॉलो करेगा, सो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करूँ,
सो ये मुझे दे देगा 3 + 1/2 दैट इज़ 2। f(4) कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे दे देगा 4/2 दैट इज़ 2। सो आप सीरीज़ देख पा रहे हो, ये सीरीज़ ऐसे चल रही है 1,1 2,2, इसके आगे आई एम प्रिटी श्योर 3,3 और ऐसी चलती जाएगी। सो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में एक ही बार लिखना है। सो 1,2,3 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। सो 1 2 3, हाँ ये वाला सही है, 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, ये सेम टू सेम दिखा है। और अब इन्होंने दे दिया है कि जो f(x) है वो वैल्यू कुछ k ले रहा है। सो जैसे हमने यहाँ f1 निकाला तो उसकी वैल्यू 1 थी, f2 निकाला उसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है। सो यहाँ बोल रहा है कोई x हम वैल्यू ले रहे हैं तो उसके हमारा आंसर k आ रहा है। तो अब हमें ये नहीं पता कि x वैल्यू या तो हमारी इवन भी हो सकती है तो ऑड भी हो सकती है, तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। सो एक बार इवन कंसिडर करना पड़ेगा और एक बार ऑड कंसिडर करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। सो प्रोबेबिलिटी दैट x/2 बिकम्स k, और दूसरा केस क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी वेयर x + 1/2 इज इक्वल टू k, ठीक है। सो यही दो केस होंगे। सो यही दो केस हमें कंसिडर करने हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ f(x). सो f(x) की रेंज फाइंड करना है, तो इसको आप लिख सकते हो 2k प्लस इसको आप उस साइड भेज दोगे तो 2k - 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2k - 1। सो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी पड़ेगी। सो प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट n-1 टर्म्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आएगी, सो k - 1 टर्म्स पे, और लास्ट वाले पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आती है। सो वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और फेलियर कितने बार आएगा, जो यहाँ वैल्यू है दैट इज 2k - 1, और लास्ट वाले टर्म पे सक्सेस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे फेलियर कितना आएगा, 1 - p⁻² 2k - 1, और एक -1 हो जाता है हमारा जो फेलियर आया, ठीक है, और लास्ट वाले पे सक्सेस। सो अब आप इनको क्लब कर सकते हो मेरे हिसाब से। सो अगर आप इनको आप क्लब करने जाओ तो क्या आता है, कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ 2k - 2। सो 2k - 2 लूँगा तो इससे एक -1 बच जाएगा कि लेट्स सी यहाँ से सब। सो p कॉमन ले लेता हूँ मैं, सो यहाँ पे आ जाएगा, और 1 - p⁻² 2k कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। सो 1 - p⁻² 2k अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो यहाँ बच रहा है 1 - p⁻1, और यहाँ हमारा बच रहा है 1 - p⁻²। सो ये दो चीज़ें बचती दिख रही है मुझे। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p × 1 - p⁻²k, और ये हो जाएगा 1/1 - p + 1/1 - p का स्क्वायर। सो इसको आप 1 - p से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सो मैं यही कर देता हूँ। सो 1 - p अगर मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करो, एलसीएम लगा रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। सो हो जाएगा p × 1 - p⁻²k अपॉन, ये यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - p का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 1 - p + 1, ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी। सो इसको अब ऊपर भेज दो आप। सो ये हो जाएगा 1 - p⁻²k - 2, और ये 1 - 1 हो जाएगा 2, सो ये हो जाएगा 2 - p। सो यही हमारा आंसर होना चाहिए, ऐसा कुछ। सो आप मैच कर लेना ऑप्शन, मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो 1 - p, हाँ ये 2 कॉमन ले रखा है। सो p × 1 - p, 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये जाएगा k - 1 और 2 - p, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। सो आई थिंक फर्स्ट वाला है, आप बाद में चेक भी कर लेना, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी 2.4। सो x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का हमें टेबल दे रखा है PMF का। सो y को डिफाइन किया है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और रेंज ऑफ y पूछा है, तो सारी x की वैल्यू पुट कर दो, -2 - 1 0 1 2, आपको रेंज ऑफ y पता चल जाएगी। तो y एट
x इक्वल टू -2, एक बार लिख रहा हूँ, ऐसा बार बार नहीं लिखूंगा ना। तो -2 + 1 हो जाएगा यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एट x इक्वल टू -1। सो -1 + 1 हो जाएगा 0, सो 0 का स्क्वायर अगेन हो जाएगा 0 एट x इक्वल टू 0। सो 0 + 1 हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1 एट 1। सो 1 + 1 हो जाएगा 2, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और एट x इक्वल टू 2 अगर मैं रखता हूँ सो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो रेंज हमारी क्या आ रही है, रेंज आ रही है 0 से स्टार्ट करते हैं 1 4 9, ठीक है। सो 0 1 4 9 वैल्यू ये ले सकता है। सो ये वाला ऑप्शन सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप इसमें आपको। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सो ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है। सो ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, अब तो याद ही हो गया होगा ये। सो x वैल्यू लेता है x² इफ लेस देन 5। सो फर्स्ट ज्योमेट्रिक वैल्यू कब ले सकता है, हमारे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब आ सकती है ज्योमेट्रिक में, जब एटलीस्ट एक ट्रायल हो। अगर एक भी ट्रायल नहीं हुआ तो सक्सेस कैसे मिलेगी, सही बात है ना। सो मिनिमम एक ट्रायल तो होना ही चाहिए फॉर फाइंडिंग द सक्सेस। सो x लेस देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, ठीक है। सो x इक्वल टू 1 पे आप इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे जो हमारा x² है तो ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16। और इसके बाद जो भी हो, x इक्वल टू 5 हो, x इक्वल टू 6 हो या x इक्वल टू इन्फिनिटी हो, यहाँ आपको सब पर मिलने वाला है 25। सो हमारी रेंज क्या हो रही है 1 4 9 16 एंड 25। सो दीज आर आवर रेंज। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3। सो x इज यूनिफॉर्म। सो x ये सारी वैल्यूज ले सकता है और fx डिफाइन करा है इज इक्वल टू x²। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहाँ fx बराबर 4 हो जाता है। सो fx है x²। सो x² अगर रखोगे आप x की वैल्यू इसमें रखोगे, सो fx क्या क्या हो सकता है। सो f ऑफ अगर मैं -3 पूछ लूँ सो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर दैट इज 9। f ऑफ -2 पूछ लूँ सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो हमें 4 ही चाहिए। सो ऑब्वियसली आपको पता है -2 का स्क्वायर और +2 के स्क्वायर पे ही आपको 4 मिलेगा। सो मैं सारे का नहीं कर रहा हूँ। सो 2 का स्क्वायर यहाँ होगा, सो ये हो जाएगा 4। सो ये दोनों पॉसिबल केसेस है, सही बात है। सो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पहले तो वो बता दो। तो ये हो जाएगी 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 टर्म्स है तो सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। सो हमारे पास 2 केसेस यहाँ अवेलेबल है fx इक्वल टू 4 के। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 2.10। सो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो यहाँ हमें दे रखा है 4 वेरिएबल है और g ऑफ x डिफाइन करा है। सो g ऑफ x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू x4। सो ये हमारा g ऑफ x डिफाइंड है और h ऑफ x है सबका मल्टीपल दैट इज x2, x3 और x4 का। सो हमसे पूछा क्या है, सो हमसे रेंज ऑफ g और रेंज ऑफ h पूछा है, ठीक है। सो आपको पेयर वाइज यहाँ बनाना पड़ेगा। सो h तो मैं पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, तो हम h पहले निकालते हैं। बाकी आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पुट करनी है डिफरेंट केसेस बना के और उससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। x2, x3, x4। सो ये गिवन है x2, x3 और x4। सो अगर ये वाला ऑप्शन है x2, x3, x4, ठीक है, तो h की यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, h की इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 0। अगर ये केस लेते हो तो अगेन h इक्वल टू 0। ये वाला केस लेते हो सो h इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी h इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं। यह वाला केस लेते हो सो एक और 0 है, सो ऑब्वियसली h 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और तीनों 1 है, सो यहाँ तीनों 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा तो h हो जाएगा 1, ठीक है। सो h या तो वैल्यू ले सकता है 0 या तो h वैल्यू ले सकता है 1, ठीक है।
सो एच वैल्यू लेगा या तो 0 या तो 1। सो एक ही ऑप्शन है जिसमें एच वैल्यू 0 और 1 ले रहा है, सो ये ऑप्शन सही होगा। जी की आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हो क्या वैल्यू आती है। मैं एक वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं हम, ठीक है। x1 जहाँ 0 है, x2 जहाँ हमारा 1 है, और x3 और x4 भी हमारे 0 है। सो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें रख देना है बस। तो ये है x1 प्लस x2, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू x4 है ये। तो इसमें वैल्यू रख दो तो ये जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। सो ये देगा 1। सो 1 रेंज में आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा। ऐसे ही आप ये बाकी 4 केसेस भी रख के देख लेना, किसी में आपको 0 मिल जाएगा, किसी में 2 मिल जाएगा, ठीक है। पर दिमाग लगाना, थोड़ा एच से सॉल्व कर लेना, टाइम बच जाएगा। कोई क्वेश्चन तो लीव नहीं किया मैंने? नहीं, फाइन। सो इसी क्वेश्चन का अब हमसे जॉइंट पीएमएफ पूछ लिया है x और y का। तो x डिफाइन है एज g ऑफ x एंड y डिफाइंड एज h, ठीक है। सो x डिनोट कर रहा है g का और y डिनोट कर रहा है h का। सो पहले तो एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, रेंज देखते हैं पहले, ठीक है। सो हमारी g की रेंज क्या थी? g हमारा ले रहा था वैल्यू 0, 1, 2 और यही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x को। सो x वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2 और y हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है h को, और h की रेंज क्या है? 0 और 1। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा था y को। सो y की रेंज है 0, 1 और x की रेंज है 0, 1, 2। सो सबसे पहले तो ऑप्शन 1, 2 एलिमिनेट करता हूँ। x है 0, 1, 2, y है 0, 1, x है 0, 1, 2, y है 0, 1, x है 0, 1, 2, y सिर्फ यहाँ दे दिया है 1। सो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। चलो अब थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। सो हमारा x भी 0 हो और y भी 0 हो, ऐसी कोई कंडीशन है कि नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। x भी 0 हो और y भी 0 हो, ठीक है। सो x भी 0 हो और y भी 0 हो, ऐसा केस ढूंढो आप। x भी 0 चाहिए और y भी 0 चाहिए। तो x हमारा कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, या पहले देख लो y कहाँ कहाँ 0 आ रहा है। तो y तो ये चारों केसेस में 0 आ रहा है ना, हमने देखा है। और x कहाँ 0 होगा? x हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए x 1 था, सेकंड केस के लिए देख लेते हैं। सो ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू x4। सो मैं ये सेकंड वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0। सो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। सो एक केस तो ऐसा ज़रूर है जहाँ ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। तो आप ये तो बोल सकते हो कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी। वो कितनी होगी? अगर 2 केसेस आए तो 2/5, 3 केसेस आए तो 3/5, एक केस आया तो 1/5। वो कितनी होगी ये नहीं पता, बट 0 तो नहीं होगी, क्योंकि एक केस तो मिनिमम आ रहा है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो ये तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। पर हमने देख लिया एक केस तो आ ही रहा है, जो है कि हमारा सेकंड वाला केस। आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाला ही था ना? हाँ, सेकंड वाला ही था। तो मिनिमम एक केस तो आ ही रहा है। प्रोबेबिलिटी मुझे अभी के लिए नहीं पता, और इसकी तो रेंज ही गलत है। तो ये होना चाहिए था 0, 1, 2। सो ये आप कैंसिल कर सकते हो। सो सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। बाकी सारी आप खुद कर लेना, बहुत ईजी सा है। अब आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। सो वी आर रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। सो अब हम रोल कर रहे हैं एक अनबायस्ड डाई, और कितने टाइम्स कर रहे हैं? 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। x डिनोट्स द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट डाई एंड y डिनोट्स द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द सेकंड डाई। सो जो फर्स्ट डाई पे नंबर आ रहा है उसको x डिनोट कर रहा है, जो सेकंड डाई पे नंबर आ रहा है उसको y डिनोट कर रहा है। सो we are given with the joint probability of these. So now we need to tell that z equal to x plus y. Okay, तो ये sum of random variable का क्वेश्चन है। So z equal to x plus y दिया है। So अब हमें ये सब बताना है। तो z की वैल्यू 3 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऑब्वियसली ये मैंने पढ़ाया था जॉइंट में जब डेरिवेशन कराई थी। सो x को अगर x फिक्स कर दोगे तो आप y को क्या लिख सकते हो? यहाँ से y को आप लिख सकते हो है z माइनस x। सही बात है, ठीक है। सो वो यहाँ लिखा गया है z की वैल्यू, अब यहाँ उन्होंने पुट कर दिया जहाँ z इक्वल टू 3 है। सो आप y को लिख सकते हो एज 3 माइनस एक्स। सो y को लिखा है 3 माइनस एक्स, ठीक है। और x डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट डाई। सो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है। सो x की रेंज क्या होगी?
x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट डाई क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। सिमिलरली y, ठीक है, 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। तो क्या x 0 हो सकता है क्या, नहीं, 1 to 6 हो सकता है और सिमिलरली y भी 1 to 6 हो सकता है। सो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। सो अगर x इक्वल टू 1 होता है सो x 1 हो जाएगा और y हो जाएगा हमारा 3 - 1 दैट इज 2। सो ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ z इक्वल टू 3 आ रहा है। सो ये वही कंडीशन है जहाँ x प्लस y 3 हो रहे हैं। तो एक कंडीशन हो गई 1 + 2। सेकंड क्या है, आप x को 2 रख लो, ठीक है, तो 3 - 2 हो जाएगा 1। सो एक सेकंड कंडीशन बन गई दैट इज 2 + 1। भैया 0 और 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू x कैन टेक इज 1, ठीक है। अगर वो 0 ले सकता होता तो हम 0 to 3 लिखते, बट 0 वो ले नहीं सकता, ठीक है। सो 3 - x और 3 - y। सो आपको एक वेरिएबल फिक्स करना पड़ेगा, तो ये ऑब्वियसली गलत है। एक वेरिएबल तो फिक्स होना चाहिए, तभी तो z माइनस लिखेंगे हम। z इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स रेंज। सो अगर x यूनिफॉर्म हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि डाई रोल कर रहे हो, y भी यूनिफॉर्म होगा, बट z का ऐसा कुछ गारंटेड नहीं है कि अगर 2 यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सो जॉइंट अगर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हो जाता है, सो आप उसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। सो ये वही लिखा है f(x) ऑफ x, जॉइंट यहाँ पर था हमारा x और ये था हमारा 3 - x की जगह z - x लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ z बोला है। सो अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप इनको प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल लिख सकते हो। सो बस ये ऐसा लिखा है। अब वैल्यू 1 to 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया अब तो इंडिपेंडेंट है ना, x सारी वैल्यू लेगा 1 to 6 और x ही है ना। सो x कितनी वैल्यू ले सकता है, 1 to 6 ले सकता है, हम बाउंड नहीं है किसी कंडीशन पे, ठीक है, क्योंकि हमारा z तो z वैल्यू कुछ भी ले सकता है, z की पूरी रेंज आना चाहिए। तो x हमारी वैल्यू लेगा 1 to 6 और उसी से हमारा ये z - x भी निकलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द रैंडम वेरिएबल x and y which represent the number of people visiting in shopping mall is in city 1 and city 2 in 1 hour interval। so 1 hour interval में कितने लोग शॉपिंग मॉल गए इन city 1 and city 2 वो हमें दे रखा है और वो फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द शॉपिंग मॉल इन city 1 is 10। so एवरेज इन city 1, तो नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इन city 1 शॉपिंग मॉल इज 10 per hour, ठीक है। सो ये हमें लैम्डा दे रखा है, लैम्डा 1 बोल दो city 1 के लिए। सो ये है 10, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, सो 10 आ रहे हैं पर आवर। सो एवरेज इन city 2 दे रखा है एस 20। सो लैम्डा 2 है हमारा 20, ठीक है। सो वही पॉइजन फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लैम्डा तो दिया ही रहेगा। सो उसी वे में दिया रहा है। फर्स्ट वाले के लिए है 10, सेकंड वाले के लिए है 20, ठीक है। अज्यूम दैट x and y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो हमारे x और y इंडिपेंडेंट हो गए, एक फ़ायदा तो है। लेट z डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द शॉपिंग मॉल, फाइंड द PMF ऑफ z। सो z क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द शॉपिंग मॉल, ठीक है। सो z है कुछ नहीं है, z है x + y, सही है। जितने शॉपिंग मॉल 1 में आएंगे प्लस जितने शॉपिंग मॉल 2 में आएंगे वही z रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमें निकालना है PMF ऑफ z। सो हमें निकालना है FZ ऑफ z। सो ये हो जाएगा समेशन x इक्वल टू 0 to z। क्या एक भी, ये 0 to z क्यों लिखा भैया, एक भी कस्टमर नहीं आया शॉपिंग मॉल में, या तो पूरे के पूरे कस्टमर आ गए शॉपिंग मॉल में, तो वो सारी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ z इक्वल टू 0 लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि z हमारा वेरिएबल है। नहीं, आगे क्या लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। सो जॉइंट आप अगर आप इसका लिखते हो तो ये हो जाएगा x और y को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ y इक्वल टू z - x, ये हो जाएगा z - x। भैया x आपको 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, शायद शॉपिंग मॉल 1 में एक भी वेरिएबल नहीं आया होगा, या तो सारे के सारे वैल्यू आ गए होंगे, टोटल जितने आ रहे थे वो सारे आ गए होंगे। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहीं से उठाया मैंने भी x × 3 - x। तो इसको आप कंबाइन करोगे तो इसको आप लिख सकते हो x और z - x। तो यहाँ से लेना है और वैल्यू डिपेंड करेगी। यहाँ 1 है क्योंकि यह हमारा ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा था, वहाँ हमारे पास पॉइजन है तो पॉइजन कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ यहाँ यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा था, नॉट ज्योमेट्रिक।
बट वहाँ हमारे पास पॉइजन है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको रेंज में बताया था कि शायद एक भी कस्टमर या एक भी इवेंट नहीं हो इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो x 0 भी वैल्यू ले सकता है ऑब्वियसली। अब थोड़ी सी मुझे इसके लिए स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, सो हम थोड़ा सा राइट वर्ड मूव कर जाते हैं। सो मैं इसको नीचे ला लेता हूँ, एक काम करता हूँ और फिर हम समझते हैं, ठीक है। सो एफ जेड ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एक्स इक्वल टू 0 टू जेड एफ एक्स वाई एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सो अब ऑब्वियसली हमने देखा था एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से अब तोड़ सकता हूँ। सो एफ एक्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ और एफ वाई ऑफ जेड माइनस एक्स यहाँ से लिख सकता हूँ, और समेशन सिमिलर रहेगा, दोनों पे लगा रहेगा 0 टू जेड, ठीक है। सो अगेन समेशन लगा लो आप, x इक्वल टू 0 टू जेड एफ एक्स ऑफ एक्स। सो एफ एक्स ऑफ एक्स मतलब मार्जिनल ऑफ एक्स। सो मार्जिनल ऑफ एक्स क्या फॉलो कर रहा है, x अगर फॉलो कर रहा है पॉइजन, और इसकी लैम्डा कितना है, लैम्डा है 10। सो इसका मार्जिनल कैसे लिखोगे आप, ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। सो ई रेस टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर हमारा के क्या है, एफ एक्स ऑफ एक्स। सो हम के को x लिखेंगे बस, ठीक है। सो 10 टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। ई रेस टू द पावर माइनस 10 लैम्डा टू द पावर के, सो लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब सेकंड वाला है ये। सो y भी हमारा ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है पॉइजन, और इसका वो था 20, सही बात है ना। सो आप यहाँ लिख सकते हो ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर के क्या है हमारे यहाँ है z माइनस एक्स। सो 20 रेस टू द पावर z माइनस एक्स अपॉन z माइनस एक्स का फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 20 टू द पावर z माइनस एक्स अपॉन z माइनस एक्स का फैक्टोरियल। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। सो अब ये समेशन से हम पहले कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लेते हैं। सो ई रेस टू द पावर माइनस 20 और ई रेस टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई होकर ई रेस टू द पावर माइनस 30 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हम बच जाएंगे विद x इक्वल टू 0 टू x टिल z, ठीक है। और यहाँ मेरे पास बच गया 1 बाय x फैक्टोरियल इंटू z माइनस x का फैक्टोरियल, और ऊपर बच जा रहा हूँ मैं विद क्या क्या है मेरे पास, ऊपर है मेरे पास 10 टू द पावर x और 20 टू द पावर z माइनस x। यही सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। देखो अब मैं यहाँ तुमको एक जादू दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ z फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, सो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बायनॉमियल का फॉर्मूला। रुक जाओ दिखाता हूँ कैसे, बट ये हमारा बन जाएगा इनटू बायनॉमियल, ठीक है। तो पहले मैं बायनॉमियल ही डिराइव करके दिखा देता हूँ। सो जब भी आप सपोज करते हैं, तो जैसे कि हम कभी लिखते हैं x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। सो हम इसको लिख देते हैं एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये तो याद है इसलिए हम लिख लेते हैं। अगर कभी हमसे पूछ ले x प्लस वाई रेस टू द पावर 5, तो ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे। सो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये आता है बायनोमियल ऑफ टू रैंडम वेरिएबल से। सो अगर आपके पास बायनोमियल ओपन करना है तो ये होता है समेशन n या k लिख सकते हो आप। k स्टार्ट होगा 0 टू n, जो कि हमारा लास्ट वैल्यू है, और ये क्या होता है n c k, जो भी हम नंबर चूज करेंगे उसका हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे आउट ऑफ टोटल x रेस टू द पावर n माइनस के और y रेस टू द पावर k। सो ये 12th क्लास में बायनोमियल चैप्टर में आता है। 12th क्लास में मतलब जेई की प्रिपरेशन में आता है, 12th में तो नहीं आता, 11th में आ जाता है। सो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो इसी से ये सारे जो आपके x प्लस वाई का स्क्वायर है, x प्लस वाई का क्यूब है, ये सारे डिराइव होते हैं। सो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो x प्लस वाई अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, सो क्या रखूँगा मैं, समेशन k इक्वल टू 0 टू ये वैल्यू अपर वैल्यू 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2c n c k x रेस टू द पावर n माइनस के y रेस टू द पावर k।
सो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सबसे पहले k वैल्यू लेगा 0, ठीक है, तो 2c0 x एज इट इज रहेगा, ठीक है, x की वैल्यू मुझे नहीं पता, सो ये हो जाएगा n माइनस के, सो दैट इज 2 माइनस k की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 और y रेस्ट टू द पावर 0 प्लस सेकंड क्या होगा, अब k वैल्यू लेगा 1, हम ऐड करते हैं ना समेशन में, जब तक k 0 से 2 तक नहीं चले जाएगा तो हम ऐड करते रहेंगे, सो x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 y रेस्ट टू द पावर 1 प्लस थर्ड केस क्या हो सकता है 2c2 x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 2 y रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू 2c0 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, y रेस्ट टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 2c1 हो जाएगा 2, x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा x और y रेस्ट टू द पावर y हो जाएगा y, 2c2 हो जाता है अगेन 1, x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, सो x रेस्ट टू द पावर 0 वुड बी 1 और ये हो जाएगा y स्क्वायर, सो यहीं से आपका फॉर्मूला डिराइव होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, सो इसको ही जब ओपन अप करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, आप सिमिलरली एक्स क्यूब भी इससे डिराइव कर सकते हो या x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर एनीथिंग आप इससे डिराइव कर सकते हो, सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा k इक्वल टू n, अब हम एन सी के खोल देते हैं यहाँ, सो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ क्या है x रेस्ट टू द पावर n माइनस k और y रेस्ट टू द पावर k, अब जब आप इसको और हमारे जो क्वेश्चन में बाइनोमियल बना है इसको मैच करोगे, सो यहाँ हमारे पास है z फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू z माइनस x फैक्टोरियल, सो ये ऐसा ही कुछ लिखा है z c x, सही कह रहा हूँ, हम z c x बना रहे हैं फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर वो ओपन अप करके लिखा था, बाकी ये फॉर्मूला तो कॉम्बिनेशन का ही है, सो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू थी 10 रेस्ट टू द पावर x और 20 रेस्ट टू द पावर z माइनस x, तो वैसे ही है y रेस्ट टू द पावर k और x रेस्ट टू द पावर n माइनस k, सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, सो बाइनोमियल कन्वर्ट होने से भैया फ़ायदा क्या होता है, बाइनोमियल तो कन्वर्ट हो गया, सो बाइनोमियल को आप ऐसा लिख सकते हो x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n, सो इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ हो जाएगी, कैसे भैया, सो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं हमारा x सपोज 10 है, x हम ले लेते हैं 20 क्योंकि हम x ये वाली वैल्यू ले रहे थे n माइनस के, सो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 रेस्ट टू द पावर x, ठीक है, 10 रेस्ट टू द पावर k था ना, सॉरी n था, सो ये हो जाएगा z, कैसे भैया आ जाओ फिर से समझते हैं, सो जब आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखते हो तो ये ऐसा बनता है और जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n, सो n इज द मैक्सिमम नंबर, सो ठीक है, सो x हमारा क्या है, हमारा x है 20 और y है 10, सो आप x प्लस वाई लिख सकते हो, इसको प्रीवियस x y से मैच मत करना, ये अलग x y है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आप a प्लस b भी लिख सकते हो, तो a हमारा है 20 और b हमारा है 10, सो रेस्ट टू द पावर कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक z तक जा रहा है तो वो रेस्ट टू द पावर z हो जाएगा, सो इसका आंसर यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू e रेस्ट टू द पावर माइनस 30 अपॉन z फैक्टोरियल इंटू 20 प्लस 10 दैट इज 30 रेस्ट टू द पावर z, ठीक है, सो ये इसका आंसर होगा, सो आपको ऑब्वियसली e रेस्ट टू द पावर माइनस 30 रेस्ट टू द पावर z अपॉन z फैक्टोरियल, भैया हमको तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, सो अब हम क्या करें, सो आपके लिए मैं ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट फार्मूला दे देता हूँ, सो आपको बस ये याद रखना है कि अगर हमारा फर्स्ट वेरिएबल x फॉलो कर रहा है पॉइजन और y भी फॉलो कर रहा है पॉइजन, ठीक है, और हमसे एक वेरिएबल z पूछ ले जो होगा x प्लस वाई, ठीक है, सो ये फॉलो करेगा पॉइजन विद e रेस्ट टू द पावर माइनस, जो इसका सपोज इसका मीन वैल्यू है λ1 और इसकी मीन वैल्यू है λ2, सो ये हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर माइनस λ1 माइनस λ2 इंटू λ1 प्लस λ2 रेस्ट टू द पावर z अपॉन
z फैक्टोरियल। सो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर x पॉइजन फॉलो कर रहा है, y पॉइजन फॉलो कर रहा है, तो z अगर x प्लस वाई होता है तो वो पॉइजन फॉलो करेगा विद दिस। सो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला होता पहले से तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देता। सो मेरे x की जो लैम्डा 1 था वो था -10, y का जो लैम्डा था वो था 20, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दैट इज 10 प्लस 20, तो ये जाएगा 30। z आपकी लिमिट है जहाँ तक आप उसको ले जा रहे हो। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता था। तो अगर किसी को प्रोसीजर समझ नहीं आया है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। सो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को समझ आया है या थोड़ा सा समझ नहीं आया है तो या तो आप रिवाइंड करके देख लो या तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। सो हम जब भी x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n को ओपन अप करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है, k 0 से n c k ओपन होता है। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, और x की पावर एक एक घटते जाती है और y की पावर बढ़ते जाती है। तो सिमिलरली वही हो रहा था। अगर मैं यहाँ z फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ सो ये बन जाएगा zcx, ठीक है। zcx जैसा कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में था nc के, तो वैसे ये बन जा रहा है zcx। और ये जो हमारी a की वैल्यू है वो एक एक घट रही है और b की जो वैल्यू है वो एक एक बढ़ रही है, ठीक है। सो ऐसे ही आप समेशन करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया है तो बेस्ट यही रहेगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो। हाँ, बट ये कंडीशंस के साथ याद करना, ठीक है। अब सेकेंड चीज पूछी है इनने, फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग। सो द टोटल नंबर तो z है 30, सो ये है x प्लस वाई। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द मॉल है वो है हमारा 30, ठीक है। और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 30 नंबर ऑफ पीपल इसमें विजिट कर गए हैं। अब हमें बताओ कि y में से कितने करे हैं, तो y की रेंज। सो ऑब्वियसली ये बायनोमियल फॉलो करेगा क्योंकि हमें कितने इसमें से 30 में से हमें कितने चूज करने हैं जो y में से आए, ठीक है। y में से या तो 10 आ सकते हैं या 20 आ सकते हैं या 5 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं। सो ये ऑब्वियसली बायनोमियल फॉलो करेगा, ना कि पॉइजन, ठीक है। तो पहली चीज तो पॉइजन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बचा बायनोमियल। सो बायनोमियल में क्या आता है n। सो n होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल। सो यहाँ 30 नंबर ऑफ पीपल और p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो हमें रेंज ऑफ y ढूंढना है, मतलब हमें ये ढूंढना है कि कितने लोग y जैसे सिटी 2 के शॉपिंग मॉल से आए, सिटी 2 के शॉपिंग मॉल से कितने लोग आए वो हमें बताना है। वही होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि हम रेंज ऑफ y ढूंढ रहे हैं, सही बात है। सो हमारा y का जो एवरेज वैल्यू थी वो कितनी थी, हमारे y में एवरेज वैल्यू आ रहे थे 20 पीपल, ठीक है। हमारा लैम्डा 2 था 20 आउट ऑफ कितने टोटल लोग आए हैं 30। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। अगर यहाँ पे भैया x का पूछा होता, अगर x गिवन z इक्वल टू 30 पूछा होता सो ये भी फॉलो कर रहा होता बायनोमियल। टोटल पीपल 30 अराइव करें तो n फिक्स हो गया भैया। अब हमें x की रेंज बताना है, तो x में एवरेज वैल्यू कितनी आ रही थी, वो आ रहे थे 10 और टोटल कितने लोग आए 30। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए। चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। सो हमें एक जॉइंट पीएमएफ टेबल दे रखा है और z1 है मिनिमम ऑफ x, y और z2 है एज मैक्सिमम ऑफ x, y, ठीक है। सो हमसे पूछा है fz1 ऑफ 1। सो fz1 ऑफ 1 हमसे पूछा रखा है। सो सबसे पहले हमें बताना है यही, ठीक है। तो z1 इज मिनिमम। सो मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए वो आना चाहिए 1, ठीक है। x और y के बीच में जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 1। सो क्या क्या केसेस हम बना सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 फिक्स कर दूं तो मैं y ले सकता हूँ 0, नहीं y 0 नहीं ले सकता, 0 और 1 हमारे वो हो जाएंगे, 0 हो जाएगा मिनिमम। सब x के साथ मैं ले सकता हूँ y भी 1 और x अगर 1 है तो मैं y 2 भी ले सकता हूँ। सो अगर मैं x को 1 फिक्स करूँ सो y मैं ले पा रहा हूँ 1 और x को 1 फिक्स करूँ तो मैं y भी ले पा रहा हूँ एज 2,
ठीक है। दोनों का आप अगर इसके सामने मिनिमम लिखोगे सो मिनिमम 1 ही आएगा, 1 और 1 का मिनिमम 1, 1 और 2 का मिनिमम 1। सिमिलरली मैं अगर x इक्वल टू 2 पे जाऊँ तो मुझे तो चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूँ तो मुझे y 1 आना चाहिए ना मेरा मिनिमम, सो मुझे y इक्वल टू 1 लेना ही पड़ेगा। इसका मिनिमम भी आप चेक कर लो, सो ये भी आएगा 1, ठीक है। और 2 ले लूँगा तो मिनिमम 2 आएगा ना भाई, 1 क्यों आएगा। और x इक्वल टू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, सो x इक्वल टू 3 ले लेता हूँ तो मुझे अगेन y इक्वल टू 1 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ 3, 1 हो जाएगा अगेन 1। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या? सो मेरे हिसाब से तो ये 4 केसेस ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो 4 केसेस है और टोटल केसेस कितने हैं? 4 3 12, सो 12 केसेस है टोटल, और 4 केसेस हमारे फेवरेबल है, सो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन, अरे बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये अब हमसे बोल रहा है कि f z2 ऑफ 1 बता दो। सो z2 क्या डिनोट कर रहा है, पहले तो मुझे ये देख लेने दो। सो z2 डिनोट कर रहा है मैक्सिमम ऑफ x एंड y। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 1, ठीक है। सो मैं अगर x को 0 लूँ तो मैं y 1 रख सकता हूँ, है ना। अगर y भी 0 रख लूँगा तो 0,0 का मैक्सिमम 0 ही हो जाएगा। सो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे y इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, ठीक है। अब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं सेकंड वाला ऑप्शन की। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँ, हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम 1 चाहिए, तो मैं y इक्वल टू 0 भी रख सकता हूँ और y इक्वल टू 1 भी रख सकता हूँ। सो x को अगर मैं 1 फिक्स करूँ तो y 1 भी रख सकता हूँ, और x को 1 फिक्स करूँ तो y 0 भी रख सकता हूँ। अगर आप इनका मैक्सिमम निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली केसेस ही बनाना है मैक्सिमम मिनिमम में, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। केसेस ही हम बना रहे हैं और उसी से सॉल्व करेंगे, और हमें चाहिए मैक्सिमम 1, तो वैसे ही हम फेवरेबल केसेस बनाते जा रहे हैं। अब मैं अगर x इक्वल टू 2 फिक्स करूँ तो मैक्सिमम 1 आना चाहिए। सो अगर मैं 1 ले लेता हूँ इसके साथ तो आ ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर 2 ले लेता हूँ मैं इसके x की वैल्यू तो मैक्सिमम 2 आ जाएगा, x 3 ले लेता हूँ तो मैक्सिमम 3 आ जाएगा, सही बात है। और कोई केसेस दिख रहा है क्या आपको? अगर मैं y 1 ले लूँ, y 0 ले लूँ तो x 1 लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। y 1 ले लूँ तो x 1 ले लूँगा, सो ये वाला केस ऑलरेडी हो चुका है। y 2 ले लूँ तो वो तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 2 दे देगा। सो यही 3 केसेस पॉसिबल है यहाँ पर। सो ये दीज आर द 3 केसेस, और टोटल केसेस कितने हैं? 12। सो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। सो फेवरेबल बाय टोटल आपको केसेस ही पहचानना है और उसके बेसिस पे आंसर करना है। और ये बोल रहा है थर्ड वाला, अच्छा ये CDF है, ठीक है। सो ये बोल रहा है CDF Z2 ऑफ 1। तो CDF ऑब्वियसली वीक 4 में आता है। ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ थोड़ा सा गलत डाल दिया है, बट मैं CDF का आपको बस मीनिंग समझा देता हूँ। मीनिंग वीक 4 में समझाऊंगा, अभी बस इसको ऐसा लिख देता हूँ कि जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, CDF क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल दैट पॉइंट। टिल दैट पॉइंट का मतलब जो इसके अंदर पूछा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 तक की हम प्रोबेबिलिटी जितने भी बीच में वैल्यू होंगे उनका सम कर रहे होंगे। सो Z2 हमारा मिनिमम क्या हो सकता है? Z2 इज मैक्सिमम ऑफ XY। सो अगर x और y दोनों 0 0 हो जाए तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 और उसके बाद होगा नेक्स्ट वैल्यू होगा 1, क्योंकि अभी हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, ना कि हमारे क्या कंटिन्यूस की, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 2 चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऐड करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1। हाँ, अगर अभी आपको CDF का मतलब समझ नहीं आएगा, ये वीक 4 का कॉन्सेप्ट है, तो हम वही कवर कर रहे होंगे। बस अभी आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो कि आपसे ये पूछा है, ठीक है, और इसका आपको आंसर बताना है। तो x इक्वल टू 1 की हम ऑब्वियसली निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। ये लास्ट क्वेश्चन भी निकाला ना भाई, Z2 ऑफ 1। अब 0,0 कब आएगा? मैक्सिमम में। सो जब दोनों 0 होंगे तभी 0 आ सकता है, नहीं तो कोई ऐसा केस है क्या? आप किसी भी वैल्यू को बड़ा कर लो x या y में से, तो वही मैक्सिमम हो जाएगा। सो मुझे एक ही केस दिख रहा है, ये वाला। सो एक केस ये हो गया, सो ये हो जाएगा 1/12। इसको आप लिख सकते हो कितना? 4/12 था, या 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3/12 हो जाएगा, और 3 + 1 4/12 हो जाएगा। 4/12
आ जाएगा और इसको लिख सकते हो 1/3। सो ये वाला आंसर हो जाएगा। FZ1 ऑफ Z, सो ये अगेन CDF पूछा है, कैपिटल F CDF डिनोट करता है। सो अभी के लिए ये इसको आप वीक 4 में आएगा, सो यही समझ लो। अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है दैट Z1 इज इक्वल टू 0 प्लस Z1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वीक 4 में आएगा, बहुत ईजी है, अब वहाँ करेंगे। सो Z1 इक्वल टू 0 और Z1 इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बताना है। Z1 इक्वल टू 1 की ऑलरेडी हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में कैलकुलेट कर चुके हैं। सो Z1 इक्वल टू 1 था 1/3 और Z1 इक्वल टू 0 अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो मिनिमम 0 कब आएगा, तो x को अगर 0 फिक्स कर लो तो y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप। y को 0 भी रख सकते हो, x को 0 फिक्स कर लो तो y को 1 भी रख लो, x को 0 फिक्स करा तो y को 2 भी रख लो। तो ये 3 केसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि x को अगर मैं 0 फिक्स कर देता हूँ तो y 0 भी वैल्यू ले सकता है, y 1 भी ले सकता है, y 2 भी ले सकता है। ऑब्वियसली मिनिमम करके देखो ना यार आप खुद, 0,0 का 0, 0,1 का 0, 0,2 का 0। और अगर मैं y को 0 फिक्स करता हूँ तो यहाँ पे मुझे x क्या वैल्यू दे सकता है, x वैल्यू दे सकता है 0,0 तो ऑब्वियसली आ चुका है। सो अगर x दे सकता है 1, सो एक तो ये केस हो जाएगा। अगर y को 0 फिक्स करा है तो x वैल्यू ले सकता है 2 ऑल्सो, और y को 0 फिक्स करा है तो x वैल्यू ले सकता है 3 ऑल्सो। ठीक है, सो 3 केसेस इधर दिख रहे हैं मुझे, 3 केसेस इधर दिख रहे हैं। भैया इसमें y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये यहाँ हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। सो 6 केसेस दिख रहे हैं मुझे आउट ऑफ 12। सो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एज 1/2। ठीक है, और 1/2 प्लस 1/3, सो ये हो जाएगा 3। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3/6, इसको 2 से कर लो तो ये हो जाएगा 2/6, और इसको बोल सकते हो आप 5/6। सो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। सिर्फ केसेस बनाने हैं और केसेस बना के ही सॉल्व करना है। और हाँ, क्वेश्चन तो बचे हुए हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो x1, x2, x10 IID दे रखे हैं। सो मैं सिर्फ x1 के लिए कैलकुलेट करूंगा और उसको फिर सबको रेस्ट टू द पावर चढ़ा दूंगा। ठीक है, IID दे रखे हैं तो फ़ायदा तो उठाऊंगा ही भाई, ऑब्वियसली उठाऊंगा। सो अब हमसे पूछा है बायनोमियल, ये सारे IID फॉलो कर रहे हैं, बायनोमियल n, p। ठीक है, सो n दिया है 6 नंबर, 6 ट्रायल्स हो रहे हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ के हो रहे हैं 6 ट्रायल्स हो रहे हैं और उन पर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/2। सो इसको ऐसा सोच सकते हो कि 6 कॉइन टॉस करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। Z1 है मैक्सिमम ऑफ ये सारे वेरिएबल है ना, x1, x2 और x10, और Z2 है मिनिमम ऑफ दीज वेरिएबल। ठीक है, सो आपसे सबसे पहले पूछ लिया है प्रोबेबिलिटी दैट Z1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, सो यही हमसे पूछा है। सो Z1 जो होना चाहिए हमारा वो लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। सो ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बायनोमियल है, हम 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम क्या हो सकता है हमारा, Z इक्वल टू, हमें Z1 इक्वल टू 0 भी कंसिडर करना पड़ेगा। आपने एक भी ट्रायल नहीं करा, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके पास 6 केक है, आपने एक भी सिलेक्ट नहीं करा, तो ये आपकी मर्जी है ना। प्लस Z1 इक्वल टू 1 प्लस Z1 इक्वल टू 2। सो ये 3 केसेस पॉसिबल है। सो ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, बट मैंने यहाँ सिर्फ केसेस बनाए हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिख लो यार और बीच में प्लस लगा लो। ठीक है, सो ये 3 केसेस हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल होंगे। सो ऑब्वियसली हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी Z1 इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये होगा 6, उसमें से जितने 6 नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसमें से हमने एक भी सिलेक्ट नहीं करा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 - 1/2 भी 1/2 ही हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी Z1 इक्वल टू 1 बता दो भैया। सो जो 6 ट्रायल थे उसमें से हमने एक सेलेक्ट करा, वहाँ पे सक्सेस रख दी और बाकी बचे वाले 5 में फेलियर है। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी Z1 इक्वल टू 2
में आपने 6 में से 2 सिलेक्ट करे, उन दोनों पे रखी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और बाकी जो बचे वाले 4 हैं उनमें रखी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सही बात है। अब देखो हमारे पास वेरिएबल 10 है, ठीक है। सो हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर दिया। सपोज कि x1 मैक्सिमम था इस बार, ठीक है। एक चांस हो सकती है कि x1 मैक्सिमम था, नेक्स्ट चांस क्या हो सकती है कि शायद x2 मैक्सिमम था, उसके बाद क्या हो सकता है x4 मैक्सिमम था, x5 मैक्सिमम था। सो ये 10 वेरिएबल में से कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। सो ये तो हमने सिर्फ एक एक वेरिएबल की कैलकुलेट करी, हमने को इसको रेस्ट टू द पावर 10 करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा 1/32, 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 हो जाएगा 1/32, 6c1 होता है 6, और 1/6 अगेन हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू द पावर 6, सो दैट इज 1/32, सो 62, सो 6 × 5 अपॉन 2 × 1, सो ये जाएगा 3 5 15, और ये अगेन हो जाएगा बाय 32, ठीक है। सो ये सिंप्लीफाई करा। अब ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए था, अब कौन सा वाला किस बार अलग मैक्सिमम निकलता है, शायद फर्स्ट बार में x1 मैक्सिमम निकल गया, शायद सेकंड बार में x10 निकल गया। सो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। सो रेस्ट टू द पावर आपको 10 लगाना पड़ेगा। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 15 6 21 एंड 22/32 रेस्ट टू द पावर 10। सो इसको या सिंप्लीफाई करा है या ऐसे ही लिखा है मुझे नहीं पता। सो 22 ओके, सो इसको ऐसा ही लिख दिया है। सो 22 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 रेस्ट टू द पावर 10। 32 को 2 रेस्ट टू द पावर 6 ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। सो ये वाला मुझे कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। सही है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन और द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस। सो इट इज आस्किंग दैट fz2 of 2। सो ये बड़ा f होता है CDF। सो अभी आपको इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सो ये पूछ रहा है आपसे कि हमें कैलकुलेट करना है fz2 of 2। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू 2 की, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज, इस केस में हमारे पास 0 है, टिल द एंड पॉइंट दैट इज टिल दैट पॉइंट दैट इज 2। सो बीच में एक 1 भी आ रहा है क्योंकि ये डिस्क्रीट है। सो हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है। तो आप या तो प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करो या तो आप ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, z ग्रेटर देन 2। मैं ऐसे क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द ऑप्शन इसी टाइप में दिए रहे हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। तो समवेयर वो यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बट क्या हमारे पास यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है? नहीं, यहाँ हमारे पास 10 वेरिएबल है। सो ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी रेस्ट टू द पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। सो 1 माइनस दिट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। सो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा, z इक्वल टू 3 हो सकता है, या तो z इक्वल टू 4 हो सकता है, या तो z इक्वल टू 5 हो सकता है, या z इक्वल टू 6 हो सकता है। ये सारे पॉसिबल केसेस है, ठीक है। सो अब हम इन केसेस की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 3, मतलब हमने 6 में से 3 सिलेक्ट करे, जो 3 सिलेक्ट करे उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रखा, और बाकी रिमेनिंग 3 में हमने रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। 64 में क्या होगा, z इक्वल टू 4, मतलब 6 में से 4 सिलेक्ट करें, उन 4 प्लेसेस पे सक्सेस रखा, बाकी 2 पे फेलियर, ठीक है। z इक्वल टू 5, मतलब 6 में से 5 सिलेक्ट करें, उन 5 पे सक्सेस रखा और 1 पर फेलियर, ठीक है। 6 से 6 सेलेक्ट करें, मतलब 6 सेलेक्ट करें, 6 पर सक्सेस आया तो फेलियर 0 हो गया, ठीक है। रेस्ट टू द पावर 10 मत भूल जाना। सो अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 1 माइनस 63 मैंने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। सो 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। सो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस ये हो जा रहा है 15 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाता है 1, और ये हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 इक्वल टू 10। तो जस्ट फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको हमें, और हमारा आंसर आ गया है। सो 20 10 30 35 41 42। सो 42 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 रेस्ट टू द पावर 10, ठीक है। सो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसकी एक पावर कट जाएगी। सो ये जाएगी 21 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 5
रेस्ट टू द पावर 10। सो आप आंसर चेक कर लो, 1 माइनस 21 रेस्ट टू द पावर 10 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 5। सो ये वाला आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। सो 7th क्वेश्चन सेज दैट x is following a geometric distribution and y is also following a geometric distribution, ठीक है। सो दोनों की ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है और दोनों इंडिपेंडेंट है। ये सॉरी थोड़ा सा पेन चल गया। और हमसे पूछा है z इज मिनिमम ऑफ एक्स वाई, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z। सो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्वियसली लेक्चर में रह गया था, सो मैं ये यहाँ बता देता हूँ। मैं ऑब्वियसली डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है। सो अगर x ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है और y भी ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है और आपसे आस्क किया है कि जो z है वो है मिनिमम ऑफ x कॉमा y। हाँ, ये एक बहुत ही अलग केस है, बहुत ही यूनिक केस है कि अगर x और y दोनों ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए z, और z है मिनिमम ऑफ x y, ठीक है, तो z भी फॉलो करता है ज्योमेट्रिक और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है? वो होती है 1 इंटू 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। भैया 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू क्या है? सो इसकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर आप x की लेते हो तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ x। सो इसको हमने बोल दिया है एस पी, और जो सेकेंड वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम बोल दे रहे हैं एस क्यू, ठीक है। सो बस इतना याद रख लो कि अगर x ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है और y ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है और z आपसे पूछा गया है और z क्या है? z है मिनिमम ऑफ x कॉमा y, तो z भी ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा विद दिस मच प्रोबेबिलिटी। So z will also follow geometric distribution with 1 माइनस, इसको डिराइव करने का कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज मैं कर देता, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट रैंडम वेरिएबल, तो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल x है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/6 इंटू 1 माइनस क्यूब, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सेकेंड रैंडम वेरिएबल जो कि y है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है 5/6। सो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो z इक्वल टू ज्योमेट्रिक 1 माइनस, सो 6 माइनस 1 दैट इज 5/6 और 6 माइनस 5 दैट इज 1/6। सो ये जाएगा 5/36 और तो ये ज्योमेट्रिक हो जाएगा 1 माइनस 5/36। सो 36 माइनस 5, तो इसको आप लिख सकते हो z इक्वल टू ज्योमेट्रिक 36 माइनस 5 हो जाएगा 31/36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 31/36, ठीक है। हाँ, सो इसको डिराइव करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, अदरवाइज मैं कर देता हूँ। ऑब्वियसली वीडियो लेंदी हो रही है, उसका एक रीज़न ये भी है। सो आपको बस ये याद रखना है, अगर x ज्योमेट्रिक है और y ज्योमेट्रिक है तो z ज्योमेट्रिक होगा विद दिस मच प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसके आगे कुछ बचा है क्या? पहले मुझे वो चेक कर लेने दो। सो आई डोंट थिंक इसके आगे हमारा कुछ बचा है। सो एट द एंड ओके, हमारी स्लाइड ही घूम गई है, सो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। अरे मिल गई। सो एट द एंड ऑफ दिस आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आई होप आपको सबको समझ आया होगा, और जो भी समझ नहीं आया है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ पूछ लेना। सो मैं आपका बेटर रिप्लाई कर पाऊंगा। सो प्लीज़ टाइम स्टैम्प मेंशन करके पूछना अगर आपको कोई भी डाउट है, और कोई भी डाउट आता है तो बता देना ऑब्वियसली। सो आई होप आपको सब समझ आ रहा है। सो आप फीडबैक और सजेशन हमें दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।